अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन जो करवाए थे वो सेक्शन बी के करवाए थे। अब हम आपको आज सॉल्व करवाएंगे बेटा। इससे पहले मैंने गेस्ट पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो गेस्ट पेपर को सॉल्व भी करवा दिया है मैंने, आपको बी सेक्शन को करा दिया है। तो इंशाल्लाह आज हम आपके लिए सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 25 का स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आपने इसका 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 सा, ठीक है, 5 5 सा 25 होता है। अब इन दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, देखो 5 5 सा 25, ए स्क्वायर सा ए स्क्वायर, मैंने स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अब इसी तरीके से देख लो, ये तो ए बन जाएगा, ठीक है। अब 2 2 सा क्या होता है, 2 2 सा 4 होता है, और बी स्क्वायर सा बी स्क्वायर, आपने दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, 2 2 सा 4, बी स्क्वायर सा बी स्क्वायर, ये हो गया आपका बी। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, माइनस का, तो माइनस का फार्मूला आपके पास ऊपर की भी नहीं, ठीक है। तो पहले आता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5a स्क्वायर, माइनस ए की जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए की जगह पे 5a, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी की जगह पे लिखेंगे 2b, और प्लस बी की जगह पे 2b, फार्मूला में स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। फार्मूला क्लोज करना है, फार्मूला क्लोज करने के लिए ए और बी को एक साथ लिख देते हैं, ए यानी कि माइनस का साइन था, माइनस लगाएंगे, 2b साथ आ जाएगा, और दोनों का होल स्क्वायर जो है ना वो बाहर आ जाएगा। ये हो गया फार्मूला क्लोज। ये आपके इजी से क्वेश्चन है, आगे आ जाएंगे। आपको प्लस का साइन है और दोनों साइड पे आपने सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। फार्मूला अभी देखेंगे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग अपना हाजिर रखेगा। यहाँ पर जो 4 है ना वो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, 2 2 सा 4 हो गया, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। इसको भी आपने स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल स्क्वायर निकाल सकते हैं। 8 8 सा क्या होता है, 64। तो दोनों के साइड पे मैंने स्क्वायर डालने के लिए ये करा है, मैंने इसको 4 को ब्रेक कर दिया, 2 2 सा 4 कर दिया, और 64 को मैंने ब्रेक कर दिया, 8 8 सा 64 कर दिया। दोनों का क्या निकल गया, स्क्वायर निकल गया। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी, जब दोनों साइड पे स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन होगा तो हम चलाएंगे कम्प्लीटली स्क्वायर रूट का फार्मूला। तो आप जानते हो मिस 2ab प्लस, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ अब थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पर जो प्लस का साइन है ना वो फार्मूले को 2 बार सॉल्व करवाएगा, एक बार प्लस में सॉल्व करवाएगा और एक बार क्या माइनस में सॉल्व करवाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, जब दोनों साइड पे स्क्वायर्स हो और बीच में प्लस का साइन हो, फार्मूला ये अप्लाई करना है। और ऊपर वाले में क्या बताया था मैंने कि जब दोनों साइड पे स्क्वायर्स हो, ऊपर वाले में मैंने आपको कुछ बताया था कि दोनों साइड पे स्क्वायर्स हो और बीच में माइनस का साइन हो तो फार्मूला ये वाला यूज़ करना है। लेकिन जब दोनों साइड पे स्क्वायर्स हो और बीच में प्लस का साइन हो तो फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह पे हम बहुत आसानी से लिख देंगे एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2, अच्छा एक स्क्वायर अंदर भी है, एक स्क्वायर अंदर भी है, एक फार्मूले का स्क्वायर हो गया और एक अंदर वाला स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा एक हो गया फार्मूले का अंदर का स्क्वायर, और बी की जगह पे हम 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर बी की जगह पे क्या लिखेंगे, हम बी की जगह पे लिखेंगे 8। अब ये वाली चीज़ रह गई थी -2, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे 8, ठीक है। अब करना क्या है, पहला नंबर और आखिरी नंबर, ये वाले को नहीं, पहला और लास्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 8 यहाँ उतार लिया, और दोनों का होल स्क्वायर जो नज़र आना है वो बाहर लिख दिया। फिर माइनस 8 2 सा क्या होता है, 8 2 सा होता है 16, और एक्स स्क्वायर का यूँ का यूँ ही आ गया। अब यहाँ पर देखो 16 का स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, 4 4 सा 16 हो जाता है। तो इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपने बाहर लिख दिया, 4 4 सा क्या होता है 16, एंड एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये वाला देखो ये एज इट इज उतरेगा, इसका कुछ नहीं करना है। अब देखो आप दोनों साइड पे क्या है, स्क्वायर्स है और बीच में माइनस का साइन है, ये हो गया a माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, a की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, a की जगह पे लिखूंगी मैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, b की जगह पे 4x, ठीक है। यहाँ पर भी सेम एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। ओके, अब इसको अरेंज कर लो, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। ये अरेंज करना कर लें क्योंकि एक्स अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करते हैं बुक वाले, और ये आपका आंसर है x³ माइनस 125। माइनस का है तो उसका मतलब है माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। x³ माइनस 125 का क्यूब क्या निकलता है, 125। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, क्यूब आप बना लो, देखो ऐसे बनाओगे ना, ये बहुत आसान टेबल है।
ये क्यूब का टेबल होता है कि 2 को 3 बार करेंगे 8 बार आएगा, 3 को 3 बार करेंगे तो 27 आएगा, 4 को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 5 को 3 बार करेंगे तो 125 आएगा। इस तरीके से अगर आप टेबल बना लोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। 6 6 ज़ा 36, 36 ज़ा 216, इस तरीके से आप टेबल बना लो। अच्छा जी, अब सवाल की तरफ आते हैं। 125 का क्यूब निकलेगा, क्या निकलेगा 5 क्यूब। फार्मूला लिखेंगे। अब फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आप ज़रा चेक कर लेना। ए की जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 5, माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा 5। फार्मूले का देखते हैं। ए है, ए की जगह पे क्या लगाएंगे x, ठीक है, प्लस ए की जगह पे x, बी की जगह पे 5, फिर प्लस और बी की जगह पे क्या लगाएंगे 5, x माइनस 5, ठीक है। x x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 5x क्या हो जाएगा 5x, प्लस 5 5 क्या होता है 25। ये आपका आंसर। x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30, अच्छा x नहीं, ये x लगा दिया मैंने, 13x प्लस 30, सही है। 1 30 ज़ा 30 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 30 क्या होता है 30 आता है। एलसीएम निकालते हैं, 30 का क्या निकलता है 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अच्छा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, यहाँ तक तो सही है। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है 6, और मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या आता है 30 आ जाता है। एक 6 बन गया, एक 5 बन गया, लेकिन क्या इनको प्लस करवाने से 13 आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब है हमारा गलत है, हम 13 नहीं ला पा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो ऊपर फैक्टर बनाए वो गलत बनाए, मुझे 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, समझे। 3 5 से क्या होता है 3 5 ज़ा 15, और 2 को अलग रखेंगे। 3 5 से क्या होता है 15, और मल्टीप्लाई बाई 2, अब आ रहा है 30 आ रहा है, 15 2 से 30 हो गया, सही है। आपको खुद करना पड़ेगा, पहले पेंसिल से रफ वर्क करना ताकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपकी कम हो जाए। अच्छा प्लस माइनस करा के मुझे 13 लाना है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको, पहला नंबर तो मेरा प्लस में ही आएगा ना, ये प्लस है ना, सेकंड वाले 2 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास 13 वापस आता है प्लस में, बिल्कुल वापस आता है। बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का आएगा। एक फैक्टर होगा 15 और दूसरा फैक्टर क्या होगा 2। तो हम 13 की जगह लिखेंगे 15x और माइनस 2x, ठीक है। कॉमन निकालना है, कॉमन निकालो, इसमें से x कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा 15 बचेगा। अच्छा जी, यहाँ तक तब आप साइन है माइनस का माइनस लगाओगे, ठीक है। अच्छा माइनस लगाने के बाद क्या होता है, अब यहाँ थोड़ी सी मसला हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर आप देखो क्या मसला होगा, अगर मैं ऐसे करती हूँ ना तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा क्या होता है 2 15 ज़ा, आपको कभी ये सही है। टेबल कॉमन निकाला, यहाँ तक प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये बच्चों अब देखो, अब प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको यहाँ पर। इसका मतलब है कि हमारे देखो साइन गलत आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा फैक्टर गलत है, हम यहाँ फैक्टर गलत बना रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमें फैक्टर दोबारा सही करना पड़ेंगे, इस तरीके से सही करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ साइन पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने क्या बनाया था, पहला फैक्टर 15 और दूसरा 5, ये भी मेरा गलत है। अगर अब तीसरी बारी में देखते हैं, 5 2 सा क्या करते हैं 10। बेटा ये खुद पेंसिल से करना पड़ेगा, मैं आपको खुद करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम आएगी तो हमारा गलत फैक्टर बने हुए। यहाँ माइनस का साइन आ गया, मतलब मेरा फैक्टर गलत है, मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा, मेरा फैक्टर गलत बना हुआ है। ये बहुत बार जाके आप प्रैक्टिस करोगे तो आप माशाल्लाह इंशाल्लाह सही हो जाओगे। तो 5 2 से क्या होता है बेटा 10, 10 3 से क्या होता है 30। अब फैक्टर में देखो क्या आता है, देखो आपके एक छोटी सी टिप याद रखना बच्चों, एक छोटी सी टिप याद रखिएगा। अगर दोनों साइन पॉजिटिव आ रहे ना तो यहाँ के दोनों फैक्टर पॉजिटिव में ही आएंगे, हम नेगेटिव साइन ले ही नहीं सकते। अगर हम एक नेगेटिव लेंगे तो आपने मसला देखा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मुझे अगर दोनों साइन पॉजिटिव है, यहाँ के भी दोनों पॉजिटिव ही लेना है, वरना मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो 10 और 3 कितना होता है 13, तो मुझे 13 वापस मिल गया। अब इंशाल्लाह आपका सही होगा, देखिएगा। ये पॉजिटिव साइन रखना है, याद रखना है इस बात को। दूसरा क्या होगा 3x,
प्लस 30। ये फैक्टर बनाया। अब देखो अब कितना आसानी से हो जाएगा। x प्लस यहाँ क्या बचा टाइम, यहाँ पर प्लस 3 वन ज़ा 3 3 वन ज़ा 3 0 का 0 तो 3 कॉमन निकला। यहाँ बचा x और प्लस 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 ये होता है। अब साइन बहुत सही आ रहे हैं दोनों साइड पे पॉजिटिव, ठीक है। और ये बचे हुए नंबर हमने एक जगह उतार लिए। ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी है कि आपने 8 लिखा हुआ यहाँ पर। अब इसी तरीके से आप फार्मूला अप्लाई करोगे। यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब प्लस 8 की वैल्यू 3 बार करोगे तो देखो 2 2 2 2 2 से 4 4 2 से 8, यानी कि 2 जो है वो कितनी बार निकल रहा है, 3 बार निकल रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि 2 जो है वो क्यूब में चेंज होगा तब 8 बनता है। अच्छा जी, अब फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है, a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी ऊपर से देख लीजिएगा, a की जगह पे हम x लिखेंगे। अच्छा, फार्मूला उतारना ज़रूरी, मैं नहीं उतारी हूँ, टाइम थोड़ा सा हो जाता है इसलिए फार्मूला मैं बार बार नहीं उतारी, आप लोग को उतारना है, ठीक है। एग्जाम में नंबर करते हैं। अच्छा, साइन आएगा माइनस का फार्मूले के हिसाब से, x b की जगह पे 2, ठीक है, प्लस b की जगह पे 2 स्क्वायर। अच्छा, एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो बाकी के क्वेश्चन है 70 से शुरू होते हैं वो लॉन्ग में आ सकते हैं और 8 मार्क्स का हो सकता है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2x प्लस 2 2 से क्या होता है 4 होता है और ये आपका आंसर है। यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये 416 के ऊपर क्यूब है और 84 पे क्यूब है। आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ जस्ट ये इमेज करना है कि ये आपका ए और ये आपका बी है। बस आपने ये सपोज करना है। ए की जगह आप लिखोगे 416, ये याद रखना, और बी की जगह पे आप लिखोगे 84, ये दिमाग में रखना है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर में आता है और काफ़ी बारी कंपलसरी क्वेश्चन बनकर भी आता है, तो इसको प्लीज़ रखिएगा ध्यान में क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब हमने 416 लिखा एंड b इजिकल टू 84 लिखा, हमने इनको सपोज कर लिया। अब करना क्या है, अब ये करना है, आपने देखा यहाँ क्यूब्स लिखे हुए और प्लस का साइन है, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला उतारना बहुत ज़रूरी है, फार्मूला ज़रूर उतारिएगा। फार्मूला है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब, तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे फार्मूला और फार्मूले के हिसाब से चलते हुए a की जगह पे क्या लगाएंगे जी, फार्मूले में क्या लिखा हुआ है a प्लस, तो a की जगह पे हम लिखेंगे 416, मैंने आपको कहा था ना। फिर प्लस b की जगह पे क्या लगाएंगे, b की जगह पे लगाएंगे 84, सही है। फिर दोबारा से देखते हैं बेटा, a की जगह पे क्या लगाएंगे 416 स्क्वायर माइनस 416, उसके बाद b की जगह पे क्या लगाएंगे 84। मैंने अभी कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैं फार्मूले के अंदर a की जगह पे 416 और b की जगह पे 84 लगा रही हूँ, बस ये ध्यान में रखना, और मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। और नीचे के नंबर एज इट इज़ रहेंगे, इसका कुछ भी नहीं करना आपने। 416 स्क्वायर करना है, इसका कुछ भी नहीं करना बेटा, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मल्टीप्लाई 84, मैंने कुछ भी यहाँ नहीं ऐड किया है, सब कुछ एज इट इज़ उतारा है। जो नीचे की पूरी लाइन है वो एज इट इज़ उतारी है, और ऊपर की लाइन आप याद रखना बेटा, ये फार्मूला अप्लाई कर रही है। यहाँ फार्मूला आ रहा है, वो आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो मैंने ऊपर गिवन है, यहाँ गिवन है, ऊपर की लाइन में पूरा फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। अब आप देखो क्या करना है, जो मैच हो रहा है ना नीचे ऊपर वो काट देना और कुछ भी नहीं करना। ये देखो ये पूरी लाइन ऊपर वाली लाइन से कम्प्लीटली मैच कर रही है, देखो ये पूरा मैच हो रहा है, पूरा मैच हो रहा है ना। यहाँ प्लस का साइन लगाना था, मैंने गलती से मल्टीप्लाई लगा दिया, प्लस है, पूरा मैच हो रहा है, पूरा कट गया। सिर्फ क्या बचा आप देखो, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 416 प्लस 84, और कुछ भी नहीं बच रहा है। नीचे 1 बच रहा है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। इन दोनों को प्लस करा लो, ये आपका आंसर है। अब प्लस कराओ कैलकुलेटर से, आप करते हैं कैलकुलेटर से प्लस, तो क्या आता है जी 500 आता है, तो ये आपका आंसर है। इन x प्लस 4y इजिकल टू 43, काफ़ी बड़ा नंबर है। 5x माइनस 2y इजिकल टू 7। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मैंने नाम दे दिया है इसको। अब बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देख के कह सकते हो कि मिस अगर हमें कैंसिल करना है तो हम y को कैंसिल करके काम ख़त्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन देकर हमें यही फील होता है कि हमें चाहिए कि हम इस इक्वेशन में से इसको रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों पॉजिटिव में करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है और नंबर भी बड़ा आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर बीच की टर्म में देखो आप
अगर बीच की टर्म में देखो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन है, तो क्या करेंगे बेटा, इससे पहले क्वेश्चन में दोनों नेगेटिव साइन थे, तो मैंने फर्स्ट वेरिएबल से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया। देन यहाँ पर भी फर्स्ट वेरिएबल, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर था उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया था इससे पहले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है मुझे इसको रिमूव करना, इसको ख़त्म करना आसान होगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम बीच का वेरिएबल यानी कि बीच की टर्म लेंगे, जो बीच में नहीं है 1 2 यानी कि सेकेंड वेरिएबल को यूज़ करते हैं। और अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास 2 है और मुझे ऊपर 4 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है। अगर +4 है -4 होता तो ये आपस में क्या हो जाते, कट जाते। तो मुझे इसको 4 बना दूँगी ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे कि हम जिस चीज़ को भी आपने ख़त्म करना होता है बेटा इक्वेशन से, आपने उस इक्वेशन में से उस नंबर को पूरी होल इक्वेशन से क्या कराना होता है, मल्टीप्लाई कराना है। और इस नंबर से तो वो खुद ब खुद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस 2 से इस होल इक्वेशन को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। अगर आप देखो दोनों साइन अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वेरिएबल भी सेम है, लेकिन मसला सिर्फ ये नंबर्स का है। तो इन नंबर्स को आपने अपनी आसानी के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि ये इक्वेशन सेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, हम क्या लिखेंगे, बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को किससे कराना है, इक्वेशन 2 को कराना है 2 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा के देखते हैं क्या आता है। और हमारी इक्वेशन अगर सेट हो जाती है तो फिर हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो 2 5 सा क्या होता है बेटा, 2 5 सा होता है 10, -2 2 सा क्या होता है 4, और 2 7 सा क्या होता है 14। ओके, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो गई 2 से। अब करना क्या है, अब आपने ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, बन गई आपकी 3। अब ये काम की इक्वेशन है आपकी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को रखेंगे और देखते हैं हमारी ख़त्म होता है या नहीं होता, यानी कि हमारा y जो है वो ख़त्म होता ही नहीं होता, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ख़त्म। देखते हैं करके, दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला मेथड भी अप्लाई कर सकती हूँ जो आपने देखा था। हमारे पास क्या था ऊपर वाला मेथड, चलो ये लिख देते हैं, पहले हम पहले लिखते हैं उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास क्या था। नाउ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करा देना है, हमने ऐड करना है, क्योंकि हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया है ना। तो हमने इक्वेशन को क्या कराना है, देखो ये सब्ट्रैक्ट का साइन था ना, हमने इक्वेशन को क्या कराना है, हमने इक्वेशन को क्या कराना होगा, ऐड कराना होगा। और जब सब्ट्रैक्शन का साइन दोनों साइड पे था तो हमने, अच्छा यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है। तो नाउ वी उसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। चलो मैं इसको पहले इस वाले मेथड से करती हूँ, अगर आपको वो इजी लगता है तो हम वो भी कर देंगे। इक्वेशन नंबर बता देती हूँ बेटा अभी आपको, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर, आपके पास पहली इक्वेशन क्या थी, 1 पहले उतार दे दें, 9x + 4y, ठीक है। अच्छा जी, ये तो इसमें इक्वल टू 3 था, मैंने यहाँ 43 का 43 लिख दी थी। अब ये वाली इक्वेशन इसके साथ ऐड कराएंगे तो आपके पास आएगा +10, क्या आएगा आपके पास, +10। तो हमें प्लस कराना है तो हमने उतारा +10x, या एज इट इज़ उस तरह का प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 4y। अब यहाँ पर भी देखो प्लस करवाना है, किसको प्लस कराना है, 14 को। दोबारा देखो बेटा, हमने सेकंड नंबर यूज़ किया था, माइनस में था, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, एडिंग होगी, ऐड होगी, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं आपके इस सब में ऐड होंगे। एक वाली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का नंबर ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, 9 और 10 कितना होता है, 9 और 10 कितना होता है, 19x, 4 और 4 प्लस माइनस में कट गए। अच्छा, अब इन दोनों को प्लस कर लें तो कितना रहेगा, 57। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स यहीं रुकेगा, 5 7/19। 19 के टेबल में 57 आता है, बिल्कुल आता है, 3 टाइम आता है, तो 19 3 सा क्या होता है 57। x = 3 फाइंड हो गया है बच्चों। अब हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y अब करेंगे, क्योंकि x तो हमारे मालूम हो गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ
वाई, ठीक है। अच्छा, वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। आप कोई सी भी इक्वेशन रख सकते हैं, ऊपर वाली रख लो क्योंकि नीचे वाली तो हमें यहाँ देखना पड़ेगी, ये भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम ऊपर वाली रख लेते हैं, वो ईजी सी अभी भी की है तो आराम से हो जाएगी। तो वी पुट एक्स इन इक्वेशन 1, सही है। अब 1 में डाल देते हैं हम एक्स 1 वाली इक्वेशन, ये रही 9 एक्स लिखा हुआ था प्लस 4y लिखा हुआ है और 43 लिखा हुआ है। एक्स को रिमूव करती हूँ और डालूँगी इसकी जगह पे क्या 3, 9 3 ज़ा 27 प्लस 4y इजिकल टू 43। अच्छा 27 वहाँ चला जाएगा, 4y यहीं रह जाएगा। 43 माइनस 27 कितना होता है, 16 होते हैं, 16 y यहीं रह जाएगा, 4 अपाउंड में चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, y इजिकल टू 4। सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे तो बेटा सोल्यूशन सेट में x की 3 आई थी, y की 4 आई थी, ये आपका आंसर है। दोबारा बेटा सुन लीजिए, हमने करना क्या होता है, हमने जब दो अपोजिट साइन होते हैं हम कोशिश करते हैं कि मिड टर्म को ही ख़त्म कर दें, क्योंकि अपोजिट साइन है ना आराम से हो जाएंगे। तो हमने इस 2 से जो है अगर हम डबल कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, इसका मतलब है इस 2 के अंदर डबल करना पड़ेगा। तो ये 2 जो है ना ये पूरी इक्वेशन को क्या करा देगा, मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा हो गया 10, 2 2 ज़ा हो गया 4, 2 7 ज़ा हो गया 14। यहाँ तक आपकी बात ख़त्म हो जाती है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, सारा काम इसी इक्वेशन से करना है। अब हमने क्या करना था, यहाँ माइनस का साइन था तो हमने इक्वेशन को ऐड में लेके जाना है। उससे पहले जो माइनस का साइन दोनों साइड पे था तो हम सब्ट्रैक्ट पे लेके गए थे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने माइनस के साइन को लिया है तो हमने ऐड करवाना होगा, याद रखना, ठीक है। कि ऊपर पॉजिटिव साइन है, मुझे पॉजिटिव साइन को ख़त्म करके यहाँ माइनस के साइन को लाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ एडिट करना पड़ेगा सब जगह। तो मैंने इक्वेशन को क्या उतारा, पहले इक्वेशन में तो ये 9x 4y, ठीक है। इसके साथ इस पार्ट को नहीं, ये दोनों के साथ इसके शुरू के पार्ट को लिखना है। तो इसके शुरू का पार्ट क्या था, 10x माइनस 4y, ओके, इजिकल टू 43 था, 43 का 43 उतारा और इसका 14 था, क्योंकि इस इक्वेशन को हम ले रहे थे 14 था तो 14 यहाँ पर आ गया। इन दोनों को प्लस किया, ये नंबर आया, प्लस में था 4y, माइनस में था जो हमें चाहिए था वो कट गया, और 9 और 10 कितना हो गया, 19 हो गया। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आंसर आ सकता है और आपको उस तरीके से भी मैं करवा सकती थी, जैसे मैंने आपको पहले करवाया था बेटा, कैसे 9x प्लस 4y 43, मैं ऐसे भी करा सकती थी आपको। 10x और क्या था माइनस 4y इजिकल टू क्या था आपके पास 14 था, 14। मैं ऐसे भी बेटा करा सकती थी, अगर आपको ये इजी लगता है, क्योंकि ऐड कराना है तो प्लस लिखेंगे ना, ऐड कराना है तो ये पे तो क्या प्लस माइनस ख़त्म हो गया, 10 और 19 आया, 19x हो गया इजिकल टू 57। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपकी मर्ज़ी थी, तो जो आपको इजी लगे बेटा वो कर लो। बास लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो हाँ मैट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड करनी है, जो भी मेथड इजी लगे आपको, जो आसान लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स और वाई फाइंड करना होता है बस। एक्सरसाइज नंबर 11.8 का बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 करवाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम के लिहाज से बच्चों ज़रूर याद करके इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका ये। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताना पड़ेगी। इफ़ अ डायामीटर, ओके, एक डायामीटर, अगर एक डायामीटर, अब डायामीटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, हम इनको अंडरलाइन करेंगे ताकि आपको हमें बताने में आसानी हो। तो डायामीटर मैंने अंडरलाइन कर लिया है, तो सवाल शुरू करती हूँ। इफ़ डायामीटर, अगर एक डायामीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का, ठीक है, अगर डायामीटर ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल, एक सर्कल का डायामीटर इस परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर क्या होता है इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, हमें ये भी समझाना है आपको। तो एक डायामीटर जो है, एक सर्कल का जो है वो डायामीटर परपेंडिकुलर को टू अ चॉट बनाता है, यानी कि एक डायामीटर, समझ आ रही है, सवाल समझ लो, एक डायामीटर सर्कल के परपेंडिकुलर का चॉट बनाता है, ओके हो गया। या ये कह सकते हैं कि एक डायामीटर जो है वो परपेंडिकुलर है किसी चॉट का, समझ आ रही है। अब एक डायामीटर, एक सर्कल में एक डायामीटर है जो चॉट का परपेंडिकुलर है, ओके, सही है। डायामीटर क्या है, वो परपेंडिकुलर है किसका, चॉट का। इट बाइसेक्ट द चॉट, और वो चॉट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, आधा करता है, ठीक है। तो सवाल में सबसे पहले अहम चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो हैं, पहले तो मैं आपको बताऊं डायामीटर क्या होता है मेरे बच्चों। डायामीटर बहुत ईजी सी चीज़, बहुत आसान, कोई भी सर्कल में अगर
कोई, ये तो सेंटर होता है, ये पता है ना, ये सेंटर होता है। कोई लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल में से सेंटर से गुजर जाती है और सर्कल को दूसरे साइड पे टच कर जाती है, इसको डायामीटर कहते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, सर्कल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। क्या डायामीटर यहीं होगा? नहीं, डायामीटर यहाँ पर भी हो सकता है। देखो यहाँ से भी अगर कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, सर्कल के कहाँ से गुजरी, सेंटर से गुजरी, कहाँ टच हो गई, यहाँ टच हो गई। अब ये वाली लाइन को मिटाना पड़ेगा ना, हाँ इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो इस सेंटर से गुजरी और यहाँ पर टच हो गई, सर्कल यहाँ से भी 2 हिस्सों में बढ़ गया, हाँ बिल्कुल बढ़ गया, तो इसको भी हम डायामीटर कहेंगे। क्या यहीं पर होगा? नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। सेंटर से गुजर गई बेस लाइन अगर सेंटर से गुजर गई और सर्कल को दूसरे हिस्से से टच कर गई तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायामीटर। सही है, समझ में आ गया बच्चों डायामीटर क्या होता है? कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से गुजर जाती है और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, उसको डायामीटर कहते हैं। चलो भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि बेटा परपेंडिकुलर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर जो होता है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना आता है, वो ट्राइंगल जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। सही है, वो ट्राइंगल जिस पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब परपेंडिकुलर कहाँ है भाई? बिल्कुल है आपके पास, नीचे वाली लाइन कहलाती है बेटा बेस। सही है, जिसके ऊपर एंगल शो कर रहे हैं उसको हम कहते हैं बेस। अच्छा, जो लाइन एंगल की होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री बना रही है, स्ट्रेट लाइन जिसमें 90 डिग्री बनना है, 90 डिग्री बनना है, उसको बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? परपेंडिकुलर। याद रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन, वो सीधी लाइन जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना हो, उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। बस हर वो लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, 90 डिग्री का एंगल शो करा हुआ है, तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये बड़ी लाइन है, इसका भी क्वेश्चन से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि जो परपेंडिकुलर के अपोजिट लाइन होती है, बिल्कुल अपोजिट लाइन होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। सही है, HY बच्चों, ये ज़रा सही से नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कहते हैं जो सबसे बड़ी लाइन होती है, जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर के अपोजिट होती है। बस ये याद रखना, जो परपेंडिकुलर के अपोजिट लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसका भी सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया, आगे जाके आ जाएगा, थ्योरम के अंदर रहेगा, सवाल में नहीं है लेकिन आगे थ्योरम में है, अप्लाई होगा। तो बच्चों आपको याद रहेगा, वो लाइन, नीचे वाली लाइन जिसके ऊपर एंगल बनाया जा रहा है उसको बेस कहते हैं। जो एंगल की लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन होती है। और ये होती है हाइपोटेन्यूज, जो सबसे बड़ी लाइन होती है, जो सबसे बड़ी लाइन किसके अपोजिट होती है, एंगल के अपोजिट जो लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बच्चों ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लेनी है क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब हम करते हैं अपने थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सवाल एक बार आपने पढ़ लिया है, अब समझ में आ जाएगा। तो सवाल के अंदर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से देखनी है क्योंकि अब मैं क्वेश्चन की डायग्राम बनाने जा रही हूँ। ओके बच्चों, तो डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा एक सर्कल है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे ऐसे हम ड्रॉ करते रहेंगे। तो लिखा हुआ है डायामीटर। अब डायामीटर क्या होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो लाइन जो सर्कल को क्या करती है जी, जो सर्कल को 2 हिस्सों में बांट देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। ओके, तो क्या लिखा है? एक डायामीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का एक डायामीटर है। ओके, समझ आ रही है बच्चों? अच्छा जी, परपेंडिकुलर बनाता है। परपेंडिकुलर मैंने आपको कहा था 90 डिग्री बनाता है टू अ चॉट। चॉट क्या होता है बच्चों? एक चीज़ बताना भूल गई, चॉट मीन्स होती है, पहले अगर क्वेश्चन देखे होंगे, वो लाइन जो सर्कल के मिड से ना गुजरे, सर्कल के किसी भी साइड को टच करती हो लेकिन सेंटर से ना गुजरे, क्योंकि जब सेंटर से गुजरेगी तो चॉट डायमीटर बन जाएगा। सेंटर से ना गुजरे वो लाइन क्या ना, कहाँ से ना गुजरे? सेंटर से ना गुजरे। ठीक है, जो सेंटर से ना गुजरे उसको क्या बोलते हैं? चॉट बोलते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है, कह रहा है जो परपेंडिकुलर है ना वो चॉट बनाएगा, डायामीटर ये ना क्या बनाएगा? वो चॉट बनाएगा। तो मैंने एक चॉट ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया बेटा? चॉट ड्रॉ कर दिया। सही है, चॉट मीन्स वो लाइन जो सेंटर से ना गुजरे। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक चॉट बन गया और एक क्या बन गया? डायामीटर बन गया। डायामीटर ये ना, चॉट ये ना। ओके, लेकिन वो परपेंडिकुलर है चॉट का, डायामीटर परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर तो तभी बनेगा ना जब हमारे पास ट्राइंगल होगा। परपेंडिकुलर ऐसे तो उठ के नहीं आ जाएगा ना। मैंने आपको क्या बताया था बेटा? परपेंडिकुलर जब होगा जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा। नहीं, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या बनेगी? ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल। तो यहाँ पर हमने बनानी है राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों जी? हम क्या करेंगे? हम इस रेडियस से
ये लाइन ज्वाइन कर देंगे और इस रेडियस से ये लाइन ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी डायग्राम थोड़ी सी सही बन जाएगी इंशाल्लाह। तो ये बन गया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, एक यहाँ बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन गया। ओके, तो बच्चों ज़रा बात को दोबारा से समझते हैं, सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, अब आपको डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। लिखा हुआ एक डायमीटर है ऑफ अ सर्कल, एक डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, ये लाइन जी, ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर, ये चॉर्ट पे बननी है ना लाइन, ये लाइन किस पे बननी है चॉर्ट पे बननी है, और ये परपेंडिकुलर भी बना रही है किसका बना रही है चॉर्ट का। देखो ये चॉर्ट है ना, चॉर्ट नज़र आ रहा है बच्चों, ये चॉर्ट के ऊपर बनी है लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर बना रही है। देखो ये ऐसी हो गई ना, ऐसी हो गई ना लाइन, ये लाइन थी चॉर्ट के ऊपर कुछ भी नाम रख लो, ए भी रख लो, चलो चॉर्ट ए भी रख लो या सी डी रख लो, कोई मर्जी कुछ भी रख लो। अगर हमने रखा, ये डायग्राम के अंदर से मैं निकाल देती हूँ, डायग्राम के अंदर से पहले मैंने निकाला चॉर्ट का नाम मैंने रख दिया ए बी, ये मैंने रख दिया चॉर्ट का नाम ए बी। ओके बच्चों, इसके ऊपर सॉरी डायामीटर का नाम रख दिया ए बी, चॉर्ट बनाया मैंने इसके ऊपर सी डी। ओके, अब क्या नज़र आ रहा है आपको, ये जो डायामीटर है ना, ये चॉर्ट को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कट कर रहा है, आधा कर रहा है। ओके, आधा कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और वो क्या है बच्चों, वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। परपेंडिकुलर है किसका परपेंडिकुलर है जी, वो परपेंडिकुलर किसका है चॉर्ट का, तो ये चॉर्ट का बन गया परपेंडिकुलर। हमने एक एंगल ड्रॉ करा क्योंकि बगैर ट्रायंगल के चॉर्ट नहीं होता, तो मैंने इसका पोर्शन यहाँ से निकाल के उठा के आपको समझा दिया। अब क्या करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना, अब तो सब कुछ समझ आ गया। इसको अब आपने बताना है कि आपके पास गिवन में क्या क्या है, तो गिवन समझते हो साथ साथ डायग्राम भी समझते रहेंगे। तो बेटा ये जो है हमने आपको गिवन लिख के दिखाया है, गिवन में क्या है एक डायामीटर है, लिखा हुआ है एक डायामीटर है, डायामीटर का नाम रख दिया था ए बी, सही है, ए बी डायामीटर है किसका सर्कल का, सही है, सवाल में पूरा यही है। इस परपेंडिकुलर, अच्छा विद सेंटर ओ नहीं बनाया तो मैंने सेंटर ओ लिखना है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर टू अ चॉर्ट, वो चॉर्ट सी डी का क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है इसके ऊपर चॉर्ट पे क्या बनना है 90 डिग्री बनना है, तो सॉरी डायामीटर पे क्या बनना है 90 डिग्री बनना है, तो इसका मतलब है डायामीटर क्या है, डायामीटर परपेंडिकुलर है किसका चॉर्ट का, डायामीटर परपेंडिकुलर है किसका चॉर्ट का। तो ओके हो गया बच्चों। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो डायामीटर है ना, ये जो डायामीटर है ये चॉर्ट को आधा करता है, बस ये प्रूफ करना है। ये डायामीटर जो है ये चॉर्ट वाली लाइन को क्या करता है आधी करता है, बाइसेक्ट करता है, बस। तो हम प्रूफ में आते हैं, प्रूफ लिख कर देते हैं आपको। तो बेटा क्या लिखा हमने प्रूफ में लिखा डायामीटर जो है, ठीक है, वो ए बी यानी डायामीटर ए बी जो है वो बाइसेक्ट करता है सी डी लाइन को, सी डी लाइन क्या है चौड़ है। ओके बच्चों, ए बी बाइसेक्ट करता है, ए बी आधा करता है कौन सी लाइन को सी डी को, ये आपने प्रूफ करके दिखाना है। अब बच्चों प्रूफ करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया था। कंस्ट्रक्शन क्या किया था बच्चों, हमने क्या कराया था ओ को मिलाया था सी से और ओ को मिलाया था डी से। अब प्रूफ लिखेंगे या कंस्ट्रक्शन लिख दें आपकी मर्ज़ी है, चलो हम लिख देते हैं। तो बेटा देखिएगा प्रूफ में डायामीटर ए बी और चॉर्ट, डायामीटर का नाम क्या था, डायामीटर का नाम क्या था ए बी और चॉर्ट का नाम क्या था सी डी। आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है दोनों पे 90 डिग्री बननी है, 90 डिग्री बननी है। ईच अदर यानी कि दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है, सही है, दोनों साइड पे क्या बना रहा है परपेंडिकुलर बनाना है। एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, अच्छा ई नहीं लिखा, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट किसके ऊपर ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों ये समझ आ गई यहाँ पर बात। और ये आप देखोगे तो दोनों लाइनें अगर हाफ है, हमारे पास लाइन क्या आ रही है सी ई किसके बराबर होगी बच्चों, लाइन ई डी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, सी ई आधी लाइन है और आधी लाइन क्या होगी ई डी, दोनों एक बराबर होगी ना, बिल्कुल। तो सी ई लाइन ई डी के बराबर होगी। तो बच्चों चले अब आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा बेटा एक और हमने कंस्ट्रक्शन किया था, हमने ज्वाइन किया था किसको, ओ को सी के साथ, ओ को सी के साथ ज्वाइन किया था और ओ को डी के साथ ज्वाइन किया था। तो हमने लिख दिया ओ को ज्वाइन किया था सी के साथ, ठीक है, और ओ को ही ज्वाइन किया था डी के साथ, यानी कि ओ सी के साथ भी ज्वाइन हुआ था और डी के साथ भी ज्वाइन हुआ था। अब बेटा यहाँ तक बिल्कुल एज इट इज़ उतारना है, उसके बाद हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों जी, स्टेटमेंट और रीज़न। अब हमने अपना काम शुरू करना है। यहाँ तक आपने अगर कर लिया बिल्कुल सही, तो आगे भी आप इंशाल्लाह ज़रूर सही करेंगे। तो बेटा आपने इस तरीके से क्या बनाना है, एक साइड पे लिखना है स्टेटमेंट और एक साइड पे लिखना है रीज़न। जो आप बात कहेंगे, बयान देंगे, जो आप भी दिखाएंगे उसका रीज़न भी देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको दिए गए दो ट्रायंगल नज़र आ रहे होंगे बच्चों, एक ट्रायंगल यहाँ नज़र आ रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ नज़र आ रहा है। इसको मैं अलग से करके दिखाऊँ
तो आपको ये इस तरीके से 2 ट्रायंगल नज़र आएंगे। एक ट्रायंगल थोड़ा बड़ा करके बनाती हूँ। एक ट्रायंगल है COD है, और दूसरा ट्रायंगल है बच्चों, तो दूसरा ट्रायंगल मैं नीचे बना दी ताकि आपको समझ में आ जाए, नज़र भी आ जाए। तो आपके पास क्या है, EO और D। इस पर 90 डिग्री बनना है, इस पर 90 डिग्री बनना है। ओके, दोनों ट्रायंगल नज़र आ गए बच्चों, ज़रा देख लेना, कैमरा सही कर देती हूँ मैं। तो बेटा दोनों ट्रायंगल नज़र आ गए। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 ट्रायंगल है, एक का नाम है O। अच्छा, पूरा ट्रायंगल मैंने लिखा नहीं है, तो पूरा ट्रायंगल क्या है बच्चों, OEC, और दूसरा ट्रायंगल क्या है बच्चों, OED है, तो OED लिखेंगे। क्या लिखेंगे, OED। 2 ट्रायंगल नज़र आ गए, बिल्कुल नज़र आ गया, मैंने आपको अलग करके दिखा दिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है आपने ये बतानी है। ओके, अच्छा H, अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज के काम नहीं है, लेकिन आज अब काम नज़र आ गया क्वेश्चन में। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, एंगल के सामने वाला साइड, एंगल के सामने वाला साइड, ये हाइपोटेन्यूज है। H लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी मैंने H लिख दिया। ओके, ये हाइपोटेन्यूज साइड है। तो बच्चों इसमें एंगल्स में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, एक जैसी। हाइपोटेन्यूज साइड दोनों के एक जैसे, एक का नाम है OC, एक का नाम है OD। देखो यहाँ पर देखो, OC और OD दोनों के एक जैसे हैं, तो हम यहाँ के क्या लिखेंगे बच्चों, OC किसके जैसा है बेटा, OD के जैसा है। दोनों का एक जैसा है ना हाइपोटेन्यूज साइड, हाँ दोनों का एक जैसा है, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक ही रेडियस पे बनने वाले सर्कल के हाइपोटेन्यूज। तो बेटा इस बात को हमने लिख दिया कि दोनों के जो है वो एक जैसे इसलिए हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, इस वजह से इनके हाइपोटेन्यूज भी क्या हो गए बच्चों, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। अच्छा बेटा, एक तो एंगल हमने शो, एक तो हमने लाइन शो कर दी एक जैसी, एक एंगल भी शो करना है। बेटा एंगल इसमें कौन सा बनना है, गौर करो, जिसके ऊपर 90 डिग्री बनना है, कौन सा है बच्चों, देखो ज़रा, OEC, इस एंगल को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री बनना है। इधर बनना है OED पे, OED पे क्या बनना है, 90 डिग्री बनना है। तो जिसके ऊपर 90 डिग्री बनते हैं उसकी डेफिनेशन पता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ 90 डिग्री जिस बनता है, 90 डिग्री वाले एंगल्स को कहते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, दोनों पे क्या बनना है, राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल्स, ANGLES, एंगल्स, इन दोनों पे क्या बनना है, राइट एंगल्स बनने। ओके, हमने क्या क्या बात निकाली बच्चों इसमें से, हमने आपको बताई कि 2 ट्रायंगल एक जैसे थे, उसमें एक साइड हाइपोटेन्यूज साइड था, OC किसके जैसा था, OD के जैसा था। 2 एंगल बन रहे थे, OEC OED जैसा एंगल बनना था। इसका रीज़न मैंने दिया, ये रेडियस से निकली है, रेडियस पे बने दोनों, हाइपोटेन्यूज किस पे बने, रेडियस पे बने, और ये वाले एंगल्स जो है वो राइट एंगल है जिनके ऊपर 90 डिग्री बनना है। ओके बच्चों, अगली लाइन लिखते हैं। तो बेटा हमने बताया आपको कि इसका एक साइड और एक एंगल एक जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक साइड हाइपोटेन्यूज और एक एंगल एक जैसा है, तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो एक जैसा है। तो मैंने बिल्कुल लिखा कि ट्रायंगल एक जैसी हो गई, दोनों ट्रायंगल एक जैसे हो गए। क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड का जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक साइड और एक एंगल का प्रूफ करना ज़रूरी है, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है दोनों डायग्राम क्या बनी है, एक जैसी बनी है। बच्चों अगर बेस और हाइपोटेन्यूज एक जैसा होगा तभी ट्रायग्राम एक जैसी बनेंगी। बेस और हाइपोटेन्यूज एक जैसा है, बेस और सॉरी इसका मतलब है कि हमारी दोनों डायग्राम क्या है, एक जैसी हैं। अगर देख लो तो आपको नज़र आ जाएगा कि दोनों डायग्राम क्या है, बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं। जब डायग्राम सेम बनी है तो इसका मतलब क्या है, नीचे के चौड़ भी जो है वो क्या थे, वो नीचे के चौड़ भी क्या थे, सेम थे। तो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस माने तो लिहाजा, मेजरमेंट MCE लाइन आधी, जो आधी लाइन थी CE वो कौन से वाले आधी की जितनी थी, वो बेटा वो थी मेजरमेंट एंगल ED के जितनी थी। सही है, ED लिखा हुआ है बच्चों। और ये बेटा यहाँ पर आपका थ्योरम QED मतलब कंडेम हो गया, ख़त्म हो गया, QED होगा। सही है, तो ये लिखना ज़रूरी है कि ये बच्चों ये ख़त्म हो गया है। तो बेटा इसके अंदर आपको दोनों डायग्राम समझ आ गई, प्रूफ और रीज़न भी समझ आ गया। बच्चों अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कि जो बुक में जो थ्योरम गिवन है ना, तो ये लाइनें थोड़ी सी ऊपर नीचे है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ थ्योरम में, आप अपनी नई बुक में भी देख लेना क्योंकि अब नई बुक में कौन सा पेज है, 333 है। इस पुरानी बुक में 333 है,
लेकिन बेटा ये नई जो बुक आपकी आई उसमें कौन सा पेज है वो आप देख लेना, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ। द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ द माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज डबल द मेजर ऑफ द इंस्क्रिप्ट एंगल द ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। बच्चों ये वाला थ्योरम आपकी लाइनें थोड़ी आगे पीछे हुई हैं इस बुक के अंदर, इसी को मैं साइंस मैट्रिक साइंस की बुक से करवा रही हूँ क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। ठीक है बेटा, तो मैट्रिक साइंस की बुक में देखें, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। 15 देखते हैं बेटा, सेक्शन सी का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज डबल इज मेजर ऑफ द इंस्क्रिप्ट एंगल ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, प्रूफ इट। मतलब सबसे पहले तो आपको सर्कल के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। बच्चों सर्कल जो होता है ना, इसके मिड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ आर्क बता रहे हैं, सेंटर माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब आर्क बेटा यहाँ पर, यहाँ आप ये सपोज कर सकते हैं 2 पॉइंट लेते हैं, ये बन जाती है आर्क। ठीक है, और अगर माइनर आर्क या कोई दूसरी आर्क बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखती हूँ तो ये आर्क हो गई। ठीक है, सर्कल के इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? आर्क। क्योंकि आर्क आप जानते हैं ना, आर्क ऐसे बनाते हैं, तो सर्कल का ये जो पोर्शन होगा ना, ये आर्क होगा। अब सेंट्रल आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं इसको ए कह लूँ और इसको बी कह लूँ, तो ये एक आर्क हो गई। समझ आई? आर्क के बारे में भी आ गया और आपको सेंटर के बारे में पता चल गया। सेंटर को रेडियस भी कहते हैं, सही है। इसके मिड पॉइंट को रेडियस भी कहते हैं, कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके सर्कल के तमाम साइड का, तमाम जगह का जो है वो डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ का भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ का भी 2 होगा। इसका मतलब है ये मिड में, और सेंटर के तमाम एरिया का साइड जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। अच्छा, आर्क के बारे में बता रहे थे हम, इसको हम आर्क कहते हैं। ये तो हो गई ए बी आर्क, ये हो गई आपके एक माइनर आर्क। अब उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, हम बताते जाएंगे आपने करा क्या है। द सेंटर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अब एंगल कहाँ है? अब एंगल तो हमारे पास है ही नहीं, तो एंगल बनाने के लिए आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये आपका बन जाता है एंगल। क्यों बनाया मैंने आपको क्वेश्चन का आधा हिस्सा पढ़ के सुनाती हूँ और आधा क्या लिखा हुआ है। सेंटर एंगल ऑफ द माइनर आर्क, माइनर आर्क से सेंट्रल एंगल बनना है। माइनर आर्क, अब माइनर आर्क मीन्स होती है छोटी आर्क, छोटी सी आर्क। ये छोटी सी आर्क हो गई, इसका मतलब है अगर छोटी आर्क है तो सर्कल के अंदर कोई बड़ी आर्क भी होगी। बिल्कुल सही नज़र आ जाएगी आपको। सर्कल के अंदर एक बड़ी आर्क भी है जो इनसाइड नज़र आ रही है, एंगल के इनसाइड नज़र आ रही है, सॉरी एंगल के आउटसाइड नज़र आ रही है, और सर्कल के तो इनसाइड ही होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है एक एंगल है, मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, तो वो बोल रहा है कि एक मेजर एंगल है। मेजर एंगल मीन्स ये जो है एंगल बड़ा है, मेजर है। ये एंगल क्या है? मेजर है, जो माइनर आर्क पे बनना है। समझ आ रही है? एक मेजर एंगल है, ये एक एंगल है, मेजर एंगल है, बड़ा एंगल है, जो माइनर आर्क पे बनना है। उसके बाद क्या होता है? इज डबल द मेजर ऑफ द इंस्क्रिप्ट एंगल। अब कहता है ये है कि ये डबल होगा जो इंस्क्रिप्ट सर्कल के अंदर जो बड़ी आर्क है ना, मेजर आर्क। अच्छा, आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, और वो कहता है कि सर्कल के मेजर आर्क जो है, जो नज़र आ रही है, जो बाहर की लाइन है ना ये वाली, ये मेजर आर्क होगी। अंदर जो बननी है ये क्या होगी? माइनर आर्क होगी। और ये जो बाहर बननी है ना ब्लू वाली लाइन, ये क्या होगी? ये मेजर होगी। मेजर माने बड़ी आर्क होगी। ठीक है, अब वो ये कहता है कि अंदर जो एंगल बनता है माइनर आर्क के, वो एंगल बड़ा होता है, लेकिन जो एंगल मेजर आर्क पे बनता है वो क्या होगा? उसका हाफ होगा। अब एंगल तो आपको मिस बन नहीं रहा, बिल्कुल हम बना के दिखाते हैं। हम यहाँ पॉइंट लेते हैं सी, ये मेजर आर्क पे हमने पॉइंट लिया सी, और हमने एक एंगल बनाया। अब एंगल बनाने के लिए हमने ये इसको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है। अब ये क्यों कर रही हूँ अभी बताऊँगी मैं आपको। अच्छा जी, हमने आपको ये कहा, सवाल दोबारा पढ़ते हैं और ज़्यादा बेटर अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। हम सवाल पढ़ने के बाद आपको दोबारा रिपीट करके बताएंगे डायग्राम। द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल,
वो कहता है कि एक सेंटर एंगल है, यानी कि ये सेंटर एंगल है, ठीक है, सेंटर पे बनना है ना, तो ये कौन सा एंगल है, सेंटर एंगल। ये सेंटर एंगल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एंगल के बाहर बनना है, समझ आ रही है। ये एंगल सेंटर एंगल है जो अंदर सेंटर से ज्वाइंट हो रहा है, और ज्वाइंट किससे हो रहा है, माइनर आर्क से, ठीक है। और अंदर जो ये एंगल बनना है ये बड़ा होगा बानिस्बत बाहर बनने वाले मेजर आर्क पे, जो बाहर एंगल बनना है उसकी बानिस्बत ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं माइनर आर्क पे बनने वाला एंगल डबल होगा बाहर बनने वाली मेजर आर्क के, यानी कि बाहर जो मेजर आर्क बन रही है, मेजर आर्क पे जो एंगल बनना है वो एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, छोटा होगा अंदर बनने वाले एंगल से, यानी कि छोटी आर्क पे बड़ा एंगल बनेगा और बड़ी आर्क पे छोटा एंगल बनेगा। या ये कह सकते हैं कि ये एंगल डबल होगा इस एंगल से। अगर ये 60 डिग्री बनना है तो ये जो है ये कितनी डिग्री बनेगा, डबल होगा, तो यानी कि 30 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर 30 बनना है, सॉरी यहाँ पर 60 बनना है, तो ये इसकी हाफ होगा। अगर यहाँ 15 बनना है तो यहाँ 60 बनेगा, मतलब डबल होगा। 15 बनना है तो 30 बनेगा, मतलब बाहर वाला एंगल जो है वो छोटा होगा अंदर वाले एंगल से, बाहर वाला एंगल हाफ होगा अंदर वाले एंगल से, या अंदर वाला एंगल डबल होगा बाहर वाले एंगल से। माइनर आर्क पे बनने वाला एंगल डबल होगा मेजर आर्क पे बनने वाले एंगल से। तो बेटा इसको हम पूरा जो है ना, आपको सवाल दिया जाएगा सिर्फ, उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये आपके उसमें होता है थ्योरम में, क्योंकि जब तक आप क्या सॉल्व करोगे थ्योरम को, डायग्राम के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको बुक से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि पूरा उतारना टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, तो हम आपको बुक से एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, एज इट इज़ उतारना है आपने, जो बुक में लिखा हुआ है सेम ऐसे ही उतारना है, लेकिन आपकी जो जनरल ग्रुप की बुक है उसके अंदर काफ़ी लाइनें आगे पीछे हो रही थी, तो मैंने अपनी ये वाली बुक से निकाला है थ्योरम, तो आप इस बुक से पूरा अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास नहीं होगा बुक में, तो आप इसको फ़ौरन कॉपी कर लीजिएगा और अच्छे से समझ के याद कर लेना, क्योंकि बच्चे अक्सर रट्टे मारे, तो प्लीज़ रट्टे मत मारना। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझना आसान हो जाएगा और आप अपने थ्योरम जो है आराम से कर सकते हैं बोर्ड में। तो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, उसके सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा बेटा, डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, जो आपको गिवन मतलब होता है जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो गिवन लिखा, गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन आ सर्कल, एक सर्कल दिया गया था आपको, ये सवाल में लिखा हुआ है ना, गिवन एक सर्कल दिया गया था, तो क्या लिखेंगे, इन आ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ हमने एक सर्कल बनाया था, ठीक है। उसके अंदर एंगल था, एंगल क्या था, ए ओ बी। अब एंगल क्या था बेटा, देखो ए ओ बी, कौन सा एंगल था, बड़ा एंगल था, सेंटर एंगल था, सेंटर के ऊपर क्या एंगल बनना था, ए ओ बी, ये एंगल का नाम था, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से बनाया और देखो रेड मार्क कर दिया, इसका मतलब है ये बड़ा एंगल है। ए ओ बी जो है वो क्या था, एक एंगल था, इज़ द सेंटर एंगल ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क यानी कि छोटी आर्क, जो छोटी सी आर्क है ना माइनर आर्क, इसके ऊपर सेंटर एंगल बनना था, सही है, सेंटर एंगल बनना था। और आर्क का नाम क्या था, ए बी, तो इन्होंने लिख दिया आर्क का नाम जो था वो ए बी था। इन अ सेंटर विथ सेंटर ओ, एंगल ए ओ बी इज़ द सेंटर एंगल ऑफ माइनर आर्क। एक एंगल ए ओ बी बनना था माइनर आर्क ए बी पर, ठीक है। उसके बाद क्या था बेटा, सेकंड स्टेप भी था, ए सी बी इज़ द एंगल सबटेंड बाय कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ए सी बी। ये कह रहे हैं कि हमने इस एंगल को ए सी बी यानी कि सी तक हमने एक एंगल और लिया, यानी कि ए सी बी एक एंगल और बनना था मेजर आर्क पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है ना मेजर आर्क, तो मेजर आर्क कौन सी थी, ए सी बी। वैसे तो मेजर आर्क ए बी थी बाहर, लेकिन हमने उसके ऊपर एक एंगल ड्रॉ करना था ए सी बी, जो हमने बाहर की साइड पे ड्रॉ किया था, यानी कि इस एंगल के बाहर की साइड पे एक एंगल बनना था, जो कौन सा एंगल था, मेजर आर्क पे बनना था। ए सी बी मेजर आर्क पे एक हमने ड्रॉ किया। उसके बाद क्या था बेटा, उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि ए ओ बी कौन सा, ये वाला एंगल, अंदर वाला ए ओ बी एंगल जो है वो क्या है, डबल है, किस एंगल के, ए सी बी के,
ठीक है, यही बात हुई थी ना हमारी कि ए ओ बी क्या है, वो बड़ा है। कितना बड़ा है? ए सी बी को अगर डबल कर दिया जाए, ए सी बी को अगर डबल किया जाए यानी कि 2 बार किया जाए, ए सी बी एंगल को अगर 2 बार कर दिया जाए तो ये पूरा एंगल बन जाता है। ये प्रूफ करना है कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल क्या है, डबल है। उसके बाद क्या है बेटा, ड्रॉ सी ओ। उसके बाद हमने ड्रॉ सी ओ करा। अच्छा, थोड़ा सा और इसको प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एग्जांपल देना होती है। तो हमने इसको एग्जांपल देने के लिए कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होती है? कंस्ट्रक्शन मीन्स होती है जो हम अपने पास से बनाते हैं कि किसी चीज़ को साबित करने के लिए हम दूसरी एग्जांपल डालते हैं, तो इसका मतलब है हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, डायग्राम बनाने के लिए एक ट्रायंगल चाहिए होता है हमें। तो हमने सी को क्या करा, डी से यहाँ सी और डी, सी को ज्वाइन करा सर्कल के एक कोने से जिसका नाम था डी। हमने यहाँ डी पॉइंट लगाया और इस सी को डी तक ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डायामीटर बना दिया, यानी कि एक जो है ना, जो लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो ये एक डायामीटर भी बन गया और इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर 2 ट्राइंगल आपको नज़र आ जाएंगे। एक नज़र आ जाएगा, देखो ए ओ सी, ये देखो ये ट्राइंगल आधा नज़र आ रहा है ना, आपको ये छोड़ दो तो ये एक ट्राइंगल ये नज़र आ जाएगा और एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पर नज़र आ जाएगा। चलो वो बात की बात है, हम आगे चलते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखना है बेटा, एज इट इज़ उतार लेना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे स्टेटमेंट और रीज़न, सही है। आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट मीन्स होती है जो हम बताते हैं कि हमने ये किया है और इसका रीज़न क्या था या इसकी वजह क्या थी, ठीक है। तो हमारे पास एक, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, एक ट्रायंगल नज़र आया था ए ओ सी। कौन सा वाला था बेटा, ए ओ सी, एक ट्रायंगल नज़र आया। यहाँ पर लिखा हुआ है एक ट्रायंगल ए ओ सी नज़र आया। अब उसके अंदर और क्या था, उसके अंदर साइड ओ ए किसके जैसा था, ये कॉन्क्रीट का साइन है, इसका मतलब है ये इसके जैसा था। ओ ए किसके जैसा था, अगर आप इसको यहाँ से मिटा दो, इस थ्योरम को इधर से हटा दो। अब यहाँ पर देखो बेटा ए ओ लाइन किसके जैसी नज़र आ रही है, ओ सी के जैसे नज़र आ रही है। ए ओ लाइन ओ सी की जैसी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ए ओ लाइन, इसको आप भूल जाओ, आप सिर्फ इस ट्रायंगल को याद रखो। ए ओ किसके जैसी आ रही है, ए ओ ओ सी के जैसे नज़र आ रही है। ये भी साइड बना रहा है, ये भी साइड बना रहा है, इतना रखो अपने माइंड में, ठीक है। ए ओ किसके जैसी है, ओ सी के जैसी है, ठीक है। उसके बाद रेडियल सेगमेंट ऑफ सेम सर्कल, रेडियल सेगमेंट ऑफ सेम सर्कल यानी कि सेम सर्कल का, एक ही सर्कल का रेडियल है। रेडियल मीन्स क्या होती है, रेडियस से ली गई। रेडियल सेगमेंट मतलब रेडियल से एक लाइन ली गई, सेगमेंट माने एक लाइन जो रेडियल से ली गई है। उसके बाद आप देखो बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, ओ सी ए, ओ ए सी इक्वल है ओ सी ए के। ओ सी ए, यहाँ पर देखो ओ नज़र आ रहा है, ओ ए और सी, ये ट्रायंगल है ओ ए सी, किसके बराबर है बच्चों, बराबर है ओ सी ए के। देखो इधर से ले लो या इधर से ले लो, एक ही बात है, समझ आ रही है बात। एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रेट यानी कि एंगल अपोजिट, एक ही ट्रायंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। उसके बाद है नाउ, अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, दूसरा साइड देखते हैं। नाउ ओ ए ओ डी, एंगल ए ओ डी कहाँ पर है बच्चों, ए ओ डी, ये रहा, नज़र आ रहा है ए ओ डी, ये एंगल, ये वाला एंगल। अब इसकी बात हो रही है, किसके बराबर हुआ, बिल्कुल इसके बाहर जो 2 एंगल बने थे उनके बराबर हुआ। जो आपने ऊपर लिखाए थे ना 2 एंगल मैंने आपको दिखाए थे, एक ये एंगल एक ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो इसका आधा हिस्सा बनेगा। इसको तो अभी भूल जाओ ना आप। तो ये दोनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो इसका क्या बनेगा, आधा हिस्सा बनेगा। सही बात है ना, कि ये 2 एंगल प्लस करो तो इसका क्या बनेगा, आधा हिस्सा बनेगा, जो ए ओ डी है। बिल्कुल इसी तरीके से वो बता रहा है कि सेकंड में जो है ओ सी ए को डबल कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओ सी ए को डबल कर दो तो क्या बन जाएगा, ए ओ डी बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग इक्वेशन 1। मतलब एक्सटीरियर एंगल मीन्स होती है बाहर का एंगल जो है वो क्या होता है, सम करो प्लस करो अपोजिट एंगल से अंदर के एंगल को, तो वो क्या होता है हमेशा, जी बड़ा होता है। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बनता है
वो अंदर के एंगल से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। सही है, सम करो यानी कि प्लस करो, तो या प्लस करोगे ना अंदर बाहर के एंगल को, तो अंदर के एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि अंदर का एंगल बड़ा होगा बाहर के एंगल से। उसके बाद देखो सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम दूसरा साइड देखते हैं, एक साइड तो हो गया, दूसरा साइड देखते हैं तो लिखा हुआ है BOD, BOD ये बाहर का आधा हिस्सा प्रूफ हो गया ना, ये वाला आधा प्रूफ हो गया, अब आधा इसकी बारी है ना, ये पार्ट प्रूफ हो गया, अब इस पार्ट की बारी है। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं जो अंदर बनना है, एक एंगल और बनना है OBD, ये बनना है OBD बनना है, जिसको अगर डबल आपका देखे जाए, अगर हम इसके बाहर के एंगल को देखते हैं तो बाहर के एंगल को अगर डबल करते हैं तो अंदर का एंगल बनता है। सेम प्रोसेस से अगर आप देखो OCB, ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल को प्लस किया जाए तो ये क्या बनता है, इसके अंदर का बनता है। तो बात बिल्कुल प्रूफ हो गई है आपकी कि अगर हम बाहर के एंगल को प्लस करते हैं तो अंदर का आधा एंगल बनता है, फिर बाहर के एंगल को प्लस करते हैं तो अंदर का क्या बनता है, आधा एंगल बनता है। यहाँ पर यही बात आपको बताई गई है, ठीक है। उसके बाद यही कहा गया है AOB को अगर हम प्लस करवाते हैं AOB को अगर हम देखते हैं किसके बराबर है, तो हम देखते हैं AOD मिलता है। ये AOB किसके मिलकर बना है, ये AOB किससे मिलकर बना है, AOD से और BOD से, यानी कि ये पूरा एंगल में दो एंगल बनना है, एक AOD और एक BOD। सही है, ये दोनों एंगल प्लस करके ये बड़ा सा एंगल बनाते हैं। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, अगर इनको प्लस कर दें, पोस्टुलेट करते हैं प्लस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है दो एंगल प्लस होगा, यानी कि दो OCA होंगे तो ये बनेगा, और आपके पास अगर दो OCB होंगे, बाहर वाले दो होंगे तो अंदर वाले एंगल बनेंगे, यानी कि बाहर वाले 4 एंगल होंगे तो अंदर वाला पूरा एंगल बन जाएगा। उसके बाद आपके पास यही कहा जा रहा है कि दो जो हैं OCA प्लस करेंगे 2CB के साथ तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन, ये पूरा आप लिख लेना यूजिंग 1 और 3 हमने इक्वेशन 2 और 3 इक्वेशन को हमने प्लस किया, देखो करा है ना आपने, ये देखो 2 वाली दोनों और 3 वाली, 2 वाली और 3 वाली को क्या करा है, उसने प्लस किया है, यही नज़र आ रहा है ना, OCA 2 वाली और OCB 3 वाली, इन दोनों को प्लस किया तो 2 मेजर बनेगा। इसी तरीके से आप नीचे भी यही लिखोगे सेम, और आपके पास आ जाएगा AOB, ये बड़ा वाला एंगल जो है वो ACB कौन सी बेटा, ACB की डबल होगा। AOB अकेला एंगल जब इसको 2 बार करेंगे उसके इक्वल होगा, ये 2 बार लिखेंगे ना, यानी कि ACB को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर का एंगल आएगा। तो बेटा ये आपकी बात प्रूफ हो गई है, आप बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ से लेकर QED मतलब ख़त्म हो गया, कोई गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक एज इट इज़ उतारना है, गिवन उतारना है, प्रूफ उतारना है, कंस्ट्रक्शन उतारना है, स्टेटमेंट उतारना है, रीज़न उतारना है और लास्ट में ख़त्म करना है। ये पूरे आपको नंबर मिलेंगे माशाल्लाह, आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसने मुश्किल करी, सारा कुछ दिया। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ 120 सेक्टर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, अभी तक यही कर रहे थे ना, और क्या करना है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क। इस सवाल बहुत सिंपल दे दिया इन्होंने, कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं करा। पिछले वाले सवाल में तो इन्होंने क्या कर दिया था, 40 पाई लगा दिया था और एंगल मालूम करना था, इसमें कुछ भी नहीं करा, सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। बच्चों ये आता भी एग्जाम में, मुझे याद है आया था, किसी पेपर में आया है, 10 सालों के अंदर पेपर आप चेक करना तो उसमें एक साल में ये क्वेश्चन भी आया है। तो बेटा ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी सा है, इसमें भी वही 2 चीज़ें फाइंड करना है, एक तो सेक्टर ऑफ द एंगल और एरिया ऑफ आर्क। तो बच्चों ये दोनों मालूम करना है, तो हमने 2 ही फार्मूले जो अभी तक चलाते आ रहे हैं, 2 फार्मूले लिखे हैं सिंपल से। सबसे पहले तो हम डेटा बनाते हैं, डेटा में क्या है, तो बेटा डेटा मैंने लिख दिया, डेटा में क्या लिखा है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, मैंने सर्कुलर लिख दिया, हाँ जी, रेडियस ऑफ सर्कल था, तो मुझे यहाँ सर्कल करना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, हमने R से शो करा है, आपको पता है रेडियस को R से ही शो करते हैं, 9 मीटर है, ओके। उसके बाद है एंगल ऑफ सेक्टर X से शो करते हैं, आज हमने लिख दिया, और हमारे पास 120 एंगल है, ओके। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डालनी है क्या मालूम करने के लिए जी, एरिया ऑफ सेक्टर की हेडिंग डाली बच्चों, और स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सेक्टर
अच्छा क्या था बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर? फार्मूला याद है, एंगल 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर और स्क्वायर। जी यही फार्मूला है, सही है। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है और अपना काम ख़त्म करना है। तो बच्चों ये 120 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है वो क्या है 120 है एंगल, और पाउंड में आ गया 360। हमें पता है कि हमारा पूरा एरिया ऑफ जो सर्कल का होता है एंगल्स वो सारे कितने होते हैं 360 होते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों पाई, पाई मतलब क्या होता है 22/7। किसी दिन पाई की भी कहानी सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो आर स्क्वायर मतलब हमारे पास आर क्या था 9 सेंटीमीटर, तो 9 पे क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, चलो ब्रैकेट में कर देते हैं। तो 9 के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 9 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 120 लिखा हमने, 360 लिखा, सही है, मल्टीप्लाई बाई 22/7 और 9 9 से क्या होता है बच्चों 81। ये 81 बना देते हैं सही से, 81। अच्छा अब कैंसिलेशन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको इजी लगे। अगर कैलकुलेटर मौजूद है ना ऐसे करा करो, तो कैलकुलेटर कर लिया करो, कैंसिलेशन का चक्कर ही ख़त्म हो जाए। या पहले एक ज़ीरो काट के ख़त्म करते हैं ना, ताकि थोड़ी छोटा हो जाए। हाँ जी अब छोटा हो जाएगा, इसको भी कर सकते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, अब तो और छोटा हो गया। अब यहाँ पर 1 बचा, 22 बचा, 81 बचा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो बेटा मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 22 को मल्टीप्लाई करा 81 से, क्योंकि यहाँ 1 बचा था, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 81 आया, तो हमारे पास 1782 यानी कि 1782 आ रहा है। ऊपर के नंबर क्या आ रहे हैं 1782 यानी कि 1782 आ रहा है। डिवाइडेड बाय बच्चों 3 7 से क्या होता है, 3 7 से होता है 21। अब इनको डिवाइड कर दो बच्चों जल्दी से। तो डिवाइड करना है इसको 21 से और आपका आंसर आ जाता है 84.85। तो बच्चों ये तो आपका आ गया, क्या आ गया, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम यहाँ मीटर लिख देते हैं, स्क्वायर मीटर लिख देते हैं। चलो मीटर में आ गया आंसर। तो ये आपका क्या आ गया, फाइंड हो गया बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर की जगह नहीं, यहाँ नीचे लिख देते हैं सेक्टर। बच्चों ये तो आपका फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। थोड़ा सी यहाँ कर देते हैं क्योंकि जगह है यहाँ पर। तो बेटा हेडिंग डालते हैं लेंथ ऑफ आर्क। आपने हेडिंग डाल ली और उसका फार्मूला जल्दी से लिखते हैं। फार्मूला है आपका एक्स यानी एंगल और 360 ये भी आपका एंगल है, मल्टीप्लाई बाई 2πr। ये सबको आ गया याद बेटा, हर इसमें फार्मूला लिखोगे याद हो जाएगा। अच्छा पहले एंगल बताना, एंगल कितना है 120 डिग्री, 360 वही सेम वही चल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 और बच्चों मल्टीप्लाई बाय आर मतलब क्या है, आर क्या था हमारे पास 9 था। अच्छा 9 था, आर हमारे पास 9 था। बिल्कुल कैंसिलेशन वही वाली चलाते हैं क्योंकि इसमें कोई मसला ही नहीं है। अब तो ख़त्म ही हो गया। यहाँ पर देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया। फिर 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना होता है, 12 3 ज़ा होता है 36। सही है, चलो भाई ओके। ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे के नंबर नीचे से करते हैं। तो 7 3 ज़ा कितना होता है बच्चों 21। ऊपर के नंबर कितने बचे आपके पास, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 22 बचा। 22 ज़ा 44, 44 9 ज़ा करना पड़ेगा। 44 9 ज़ा कितना होता है, तो बेटा मल्टीप्लाई करा हमने 22 2 और 9 साइन नॉमिनेटर को, तो आ रहा है 396। क्या आ रहा है बच्चों 396। इसको डिवाइड करना है, नीचे के डिनोमिनेटर में 21 है तो डिवाइडेड बाय 21 आपके पास आ गया जी 18.85। यहाँ तक ही लिख लें क्योंकि यहीं तक आंसर सही है। 18.85 ये आपका आ गया मीटर। तो क्लास उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। बच्चों उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर समझ आ गया होगा। तो बेटा अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, अपने एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी करें और चैनल्स को मज़ीद वॉच करें।